डॉक्टर रेणु अरोड़ा नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। दिस इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो पेपर है बीएड में, एक्चुअली बीएड जो कोड नंबर है 10, वो पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग। और एमएड में भी ये इसलिए, या रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेटाबेस आप रिसर्च करते हैं या कुछ भी आगे रिसर्च एनालिसिस करते हैं तो डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, स्कोर्स, डेटा प्रेजेंटेशन, ये सब आपके बहुत बेनिफिट रहेगा इसको पढ़ना। तो जब हम बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, आपका ये सब्जेक्ट है। लर्निंग को पहले हम परिभाषित करें या डिफाइन करें तो लर्निंग क्या है? टू गेट नॉलेज एंड चेंज योर बिहेवियर, यानी कहीं से ज्ञान प्राप्त करो और अपने व्यवहार में परिवर्तन कर दीजिए, तो दैट इज कॉल्ड लर्निंग। अब आप देखिए, आप कॉलेज जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है मैडम, मैंने आपने ये पढ़ाया तो मैंने ये सीख लिया, वो कर लिया, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो फ्रूटफुल तब होगा जब उसका असेसमेंट होगा। असेसमेंट के तहत आप अपनी लर्निंग को इस लेवल पे पहुंच सकते हैं कि क्या मैंने ढंग से अचीव किया या नहीं किया। अब जब असेसमेंट करते हैं तो आपका 4th यूनिट है बीएड पेपर 10 का प्रेजेंटेशन 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब असेसमेंट आपका होगा, मे बी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो, मे बी समेटिव हो, यानी आपको एक टेस्ट देना होगा जिसके तहत आपको ये देखना है कि आप कितना अचीव कर पाए। तो यहाँ पे जब हम प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइज तब करेंगे जब हमें डेटा के बारे में पता होगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा, या व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डेटा, यानी आंकड़े। ये सब क्या है? आंकड़े है। ठीक है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि डेटा क्या होता है, बेसिकली ये फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशंस होती हैं। ऐसे हम किसी भी नंबर को डेटा नहीं मान सकते। फैक्ट यानी वास्तविक तथ्य और इंफॉर्मेशन सूचनाएं मिलती हैं जिनका हम एनालिसिस करके रिजल्ट की तरफ पहुंचते हैं। तो जब हम बात करते हैं, जब डेटा आपके पास आया तो डेटा भी कई टाइप्स का होता है। अब कई तरीके से आपके पास आ सकता है, कई टाइप्स का आपके पास आ सकता है, जैसे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक और क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक। यहाँ पे आप मात्रा पे फोकस करते हैं, कितने बच्चे लिए, 50 स्टूडेंट्स लिए, 25 स्टूडेंट्स के बारे में आपने देखा, 30 स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में आपको बता रही। जहाँ पे क्वांटिटी आएगी, इसको मेजर किया जा सकता है, यानी इसको मापा जा सकता है। और क्वालिटेटिव जो डाटा होता है वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कैंडिडेट के, जैसे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के तहत भी हम बात कर सकते हैं, और बहुत सारे उनके गुणों के आधार पर आप उस डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हो गया। नेक्स्ट सेकंड नंबर का जो डेटा आता है स्टूडेंट्स, दैट इज कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। अब देखिए, कंटिन्यूस यानी निरंतर, आप नाम से ही अर्थ का पता कर लीजिए, निरंतर। और डिस्क्रीट यानी असतत, यानी समावेशी। तो इसमें कौन से आंकड़े होंगे? कंटिन्यूस में तो देखिए, आप कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ, समय यानी टाइम का एक उदाहरण देती हूँ, तो ये नहीं है कि आपने कोई सा भी वीक के बारे में बात कर ली, कोई से भी मंथ के बारे में बात कर ली, नहीं। आप छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को लेते हुए उसके पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करोगे, यानी मिनट्स को लेते हुए आप उस शताब्दियों तक, सेंचुरी तक, उसमें मिनट्स, आपके सेकंड, मिनट्स, आवर्स, घंटों में बात करेंगे, फिर वीकली करेंगे, फिर साल की बात करेंगे, ऐसे वर्षों की बात करेंगे, शताब्दी की बात करेंगे। मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं, निरंतर चलता जाएगा। और डिस्क्रीट, जैसे मान लीजिए 1 से 100 बच्चे हैं आपकी क्लास में, या 1 से 40 बच्चे, मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स की आपकी क्लास चल रही है, उसमें से कोई से भी 10 बच्चे लेंगे। आपने जैसे 10 ले लिया तो ये खंडित हो गया है, ये डिस्क्रीट हो गया है। आपने कोई सा भी लिया, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे 1 to 40 कंटिन्यूस चलना है। आपने कोई सी भी स्टूडेंट्स को लेके उस पर स्टडी कर दी, दैट इज डिस्क्रीट डेटा। अच्छा, एक चीज आप ये दोनों इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सीरीज होती है, श्रेणियां होती हैं, जिसके आधार पर आपको समझाना जरूरी है। क्योंकि ये जो डेटा सीरीज होती है, इसके आधार पर आप न्यूमेरिकल या जो भी आपका क्वेश्चन आता है तो उसको जल्दी समझ लेते हैं। तो सीरीज जो होती है आंकड़ों की, कंटिन्यूस, डिस्क्रीट एंड प्योर सीरीज होती है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज, आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगी क्योंकि मैं समझा दिया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है 1 से 5 बच्चे, फिर 5 से 10,
10 से 15, कोई भी डिजिट भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कोई आंकड़े भी हो सकते हैं, कोई ईयर भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। 15 to 20 आप देखिए ये कंटिन्यूशन में चल रहा है। 10 के बाद डायरेक्ट 10 आ गया, 15 के बाद डायरेक्ट 15 आ गया, कहीं भी डिस्क्रीट नहीं हुआ, ये तो कंटिन्यूशन में है। और जब मैं बात करूं डिस्क्रीट की, तो डिस्क्रीट में क्या होगा, 1 to 4, 5 to 8। आप देखिए 4 और 5 में गैप है, 8 और 9 में गैप है, 15 और 13 में गैप है, यानी डिस्क्रीट हो गया है, असतत हो गया है। और एक सीरीज होती है प्योर। प्योर में क्या होता है, तुरंत जो ये पॉइंट है उसकी पकड़ लो आगे, वही पॉइंट आगे से पकड़ हो जाती है। 4.5 to 9.5, यानी ये आपका यदि 5 to 10 था मान लीजिए, तो -5 किया, 0.5 किया, -0.5 किया, तो 4.5 to 9.5, 9.5 to 14.5, 14.5 to 19.5, ये प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है। इस तरह से आपकी यदि कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले आपको प्योर सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप देखिए इस कंटिन्यूशन और डिस्क्रीट को आप इसमें भी देख सकते हैं, इसमें से कोई से भी 10 बच्चे आपने ले लिए इसमें, और इसमें आपको पूरे जो कहते हैं कि छोटे बिल्कुल मामूली, जो आपका बिल्कुल छोटा सा पार्ट से बात करते हुए आपको वास्ट कंटेंट की तरफ जाना है, कंटिन्यूशन में रहेगा। और सेकेंडरी डेटा थर्ड टाइप का है, प्राइमरी यानी प्राथमिक है, यानी मुझे किसी स्टूडेंट के बारे में जानना है तो मैं डायरेक्टली उससे बात करूं, आंकड़े एकत्रित करूं, उसके सराउंडिंग में बात करूं कि कैसा स्टूडेंट है, इसका जो असेसमेंट करना चाह रही हूं मैं, तो उसके बारे में मुझे पता करना है, तो मैं खुद जाके बात करूं फर्स्ट हैंड, जो पहली बार जो आंकड़े एकत्रित हो रहे हैं। और सेकेंडरी यानी यदि मुझे किसी स्टूडेंट के बारे में जानना है तो मैं उसकी टीचर से बात करूं, हाँ आप बताइए कि लास्ट ईयर कैसा रहा, वहां से जो मुझे आंकड़े एकत्रित होंगे वो सेकेंडरी होंगे, क्योंकि वो मैंने नहीं किए हैं, मैंने किसी और से लिए हैं। फोर्थ टाइप है नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। नॉमिनल जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, नामित, यानी नाम के आधार पर कि मेल का करना है, फीमेल है, या राम है, श्याम है, मतलब इंडिविजुअल में नाम लिख के नाम के आधार पर उसके आंकड़े एकत्रित करती हूँ। और ऑर्डिनल यानी ऑर्डर, आप देख रहे हैं क्रम के आधार पर, यानी फर्स्ट रैंक के हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से मैं उसको अरेंज करूंगी, और जैसे फर्स्ट रैंक पर क्या रहा, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो मैं डेटा लूंगी वो ऑर्डिनल डेटा कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक लिया हमने दैट इज स्कोर, यानी हम पेपर देते हैं, हमारे अंक आते हैं, मार्क्स आते हैं, जिसके बिहाफ पे हम अपना कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं कि दूसरे के से मेरे कितने कम या ज़्यादा है, इसीलिए बेसिकली प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन डेटा का किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स कम नहीं होते हैं। आप देखिए राजस्थान लेवल पे देखिए, आप इंडिया लेवल पे देखिए, हजारों सैकड़ों लोग पेपर देते हैं, उनके कंपैरेटिवली स्टडी करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन डेटा का करना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या है, जब हम स्कोर की बात करते हैं तो मेजरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाय मींस ऑफ टेस्ट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ स्कोर अकॉर्डिंग टू गैरेट। गैरेट ने कहा कि एक जो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर जो हम मेजरमेंट करते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के तहत, उनके जो हम बात करते हैं कि उसका क्रिएटिविटी क्या है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये सब हम जब बात करते हैं तो उसका बेसिकली मापन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है गैरेट के अकॉर्डिंग। अब हम जब सब देख लिया, कितने टाइप्स के डेटा होते हैं, डिफाइन कर लिया, टाइप्स किए, स्कोर्स के बारे में देख लिया, जब हमें स्कोर्स मिल गए यानी सबके अंक हमको प्राप्त हो गए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। डेटा प्रेजेंटेशन क्यों होता है, क्योंकि एट ए ग्लांस हम कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं, हमें किसी तरह की परेशानी नहीं होती, ये इजी वे होता है आपके आंकड़ों को शो करने का, प्रस्तुत करने का। डेटा प्रेजेंटेशन में हम देखें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एनी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यदि हम कोई भी सांख्यिकी यूज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब डेटा प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, 3 टाइप से करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कैसे होता है, टेक्सचर। अब आप देखिए टेक्स्ट मैसेज आप लोग भेजते हैं, यानी जो न्यूज़पेपर में भी आप देखते हैं, ये लाइक पैराग्राफ की तरह, एक पैराग्राफ की तरह आप अपने आंकड़ों को, अपनी इंफॉर्मेशन को आगे भेजते हैं, वो होता है टेक्सचुअल
डेटा प्रेजेंटेशन। और दूसरी बात है टेबुलर। टेबुलर में क्या होता है कि जब हम टेबल फॉर्म में बात करते हैं तो मोर रिलायबल एंड इफेक्टिव वे ऑफ शोइंग रिलेशनशिप एंड कंपैरिजन, यानी बहुत ज्यादा रिलायबल होता है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी दो वेरिएबल्स में या दो स्टूडेंट्स में या यदि हम कोई वेरिएबल्स की बात कर देते हैं या सैंपल की बात करते हैं तो उनमें कंपैरेटिवली अध्ययन करना हो तो हम टेबुलर फॉर्म को यूज करते हैं। शॉर्ट में कहा जाए तो दिस इज नरेटिव एक्सप्लेनेशन कहलाता है। तीसरा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल डिस्प्ले। ग्राफिकल ग्राफ भी कई तरह के होते हैं, बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, पाई चार्ट होता है, जिसके तहत जैसे मैं बार ग्राफ की बात करूं तो ये इस तरह से मैंने एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस यूज किया। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे कोई मान लीजिए ब्रांड के अकॉर्डिंगली हमें बांटना है। तो ये जो हम एक यहाँ 0, 1, 5 आपके ये जो बॉक्सेस हैं 10, ये छोटी लाइंस के बीच में होता है। देन आपको इसमें स्पेस छोड़ना पड़ता है बार ग्राफ में। तो ये इस तरह के जो बनने हैं, ये बार बनने हैं, इसमें आपको गैप छोड़ना पड़ता है, ये बार ग्राफ की तरह शो कर रहे हो। हिस्टोग्राम में आप जाएंगे तो हिस्टोग्राम में आप डायरेक्टली ही उस चीज को शो कर सकते हैं, इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं। ये हिस्टोग्राम में आता है। पाई चार्ट में 360 एंगल पे होता है, जैसे ये सेंटर है, देन बी रख के आपका कितने परसेंट था वहां एंगल बना, ये मान लीजिए 20% को शो कर रहा है, ये आगे मान लीजिए 15% या 25% को शो कर रहा है, तो ये 360 एंगल पे बनेगा। तो इस तरह से कई तरह के ग्राफ्स होते हैं। एक फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट जैसे आपने एक कंटेंट लिखा, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, देन अगेन सब टॉपिक्स होते हैं। तो ये सब सारी चीज है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के तहत आप डेटा को प्रदर्शित कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी जब हम बात करते हैं इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। अब क्या होता है, डेटा आया, डेटा का आपने प्रेजेंटेशन कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया उसको, चाहे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, चाहे आपने टेबुलेशन फॉर्म में किया, जैसे भी किया, लेकिन इससे भी ज्यादा रिलायबिलिटी हमको प्राप्त करनी है, वैलिड हमारे रिजल्ट्स आए, वैलिड आए हमारा रिजल्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे एक और स्टेप पर चलना पड़ेगा जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। ये बेसिकली इसको कहा जाता है एवरेज, यानी औसत भी कहा जाता है, इज अ सेंट्रल वैल्यू, क्योंकि जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होता है जो भी फ्रीक्वेंसी, उसका बीच का पॉइंट देखा जाता है, सेंटर का पॉइंट देखा जाता है कि कितने डिजिट पे या कौन सा स्कोर आकर यहाँ पे हमारे रिजल्ट को रिलायबल कर पा रहा है। अब देखा जाए तो बेसिकली जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप किया जाता है वो इन विधियों से किया जाता है, दैट इज मीन, मीडियन और मोड। मीन यानी औसत, मीडियन यानी माध्यिका और मोड यानी बहुलक। इतना इजी है कि आप खुद कहेंगे, यदि बुक से पढ़ते हैं, कई बार स्टूडेंट कहते हैं मैम समझ ही नहीं आ रहा है, इसको आगे कैसे एक्सप्लेन करें, हमको बस बुक से वो चीजें देख तो पा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। तो मैं आपको एक डिजिट देती हूँ बेटा, 1 6 9 2 2 4। ये एक डिजिट नहीं है, इसको यदि मैं यहां से ये चीज करूं आपका, जस्ट अ मिनट, तो 1 6 9 2 2 4 मान लीजिए ये स्कोर्स है या किसी ने प्राप्तांक है, किसी के नंबर प्राप्त किए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, मीन में इन सब का टोटल करना है और जितने ये नंबर्स है, जितने ये मार्क्स है, उनसे डिवाइड करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो मैं क्या करूंगी, 1 + 6 + 9 + 2 + 2 + 4 डिवाइडेड बाय कितने टोटल नंबर है, देन 6 से मुझे डिवाइड करना है, तो मेरा आएगा 4 मीन। तो इसकी एक बहुत अच्छी सी राइम है, ऐड एंड डिवाइड, दैट्स ऑल। उसके बाद जब हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन में क्या करना पड़ता है, पहले आपने सुना होगा बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले जो डिजिट होगा उनको एक क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए, चाहे बढ़ते हुए चाहे घटते हुए। जैसे मैंने इसको ऑर्डर में किया है, जैसे मैं करूं 1 2 2 4 6 9, देखिए बेटा 1 2 2 4 6 9 मैंने बढ़ते हुए क्रम में किया है इसको। तो जैसे ही मैंने किया, सबसे पहले आपको याद रखना ऑर्डर
देन मिडल, मिडल यानी 1 2 3 4 5 6। वैसे देखिए 5 होते तो आप बीच का थर्ड नंबर उठा लेते, अभी ये 6 डिजिट है तो बीच के 2 नंबर लेके दोनों को टोटल करो, 2 + 4 करो, देन कितने से डिवाइड करो, 2 से, क्योंकि 2 डिजिट है। तो 6/2 किया तो हमारा आंसर क्या आया, 2 + 4 यानी मिडल। पहले ऑर्डरली आप सेट कर दीजिए, देन मिडल से आपको उसको डिवाइड कर दीजिए, देन आपका जो मीडियन आएगा वो 3 आएगा। अब हम मोड की बात करते हैं कि मोड क्या होता है। देन हम मोड की बात करें तो मोस्ट कॉमन नंबर यानी 169224 ऐसा नंबर जो बार बार आया हो तो इसमें मोड क्या आ जाएगा आपका 2। ये हो सकता है 2 कई बार आ जाए, तो बहुत बार जो कॉमन नंबर आता है वो डायरेक्ट आप मोड की बात करते हैं। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी कितनी इजी वे में है, मीन, ऐड एंड डिवाइड, मीडियन ऑर्डरली सेट कर देना, देन मिडल वाले पार्ट से डिवाइड करके उसका अंक निकाल लेना, और मोड मोस्ट कॉमन नंबर जो आपका होगा उसी को आपका आंसर मानना है। ये हमारा पूरा जो कंटेंट है मेजरमेंट या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, जिससे हमारे रिजल्ट्स जो है बहुत रिलायबल आते हैं और हमें किसी भी तरह के बायस होने की संभावना हमारी कम हो जाती है। टेंडेंसी के तहत हमने मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ा था कि माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं और बहुलक कैसे निकालते हैं। लेकिन जब मेजरमेंट किया जाता है डेटा में सेंट्रल टेंडेंसी के तहत तो बहुत सारे डेटा ऐसे हो जाते हैं कि कई बार मीन, मीडियन, मोड भी प्रभावी नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें विचलन हो जाते हैं, विचलनशीलता पाई जाती है, वेरिएशंस आ जाते हैं स्कोर्स में काफी सारे, तो उसको कहते हैं वेरिएबिलिटी यानी विचलनशीलता। मैं इसको आपको एक पॉइंट से समझाना चाहूंगी। जैसे ये मीन है, सेंटर में कुछ मीन निकला, मान लीजिए 5 है या 6 है, जो भी हमने डिजिट लिए थे, उस स्कोर से या तो कुछ स्कोर्स ऊपर चले जाते हैं या कुछ उससे कम आ जाते हैं, तो इसके बीच में ये जो वेरिएबिलिटी आ गई यानी मीन के बहुत ज्यादा दूर चले गए या मीन से वो डिजिट बहुत ज्यादा पास आ गए, तो ये वेरिएबिलिटी कहलाती है, विचलनशीलता, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपने यहाँ पे 1 6 8 3 9 15 ये मैंने आपको इतने डिजिट दिए हैं, अब आपको इसका मीन निकालना है। अभी मैं सब जो डिजिट बता रही हूँ आपको अनग्रुप मेथड के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि अनग्रुप और ग्रुप दो तरह के मेथड्स होते हैं बेसिकली जब हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट पे देखते हैं। तो ग्रुप मेथड के जो फॉर्मूलाज हैं वो सब अलग हैं, चाहे वो मीन का हो, मीडियन का हो, मोड का हो। अभी मैं आपको अनग्रुप में बता रही हूँ, जैसे कि बीएड के 4th जो आपकी यूनिट है उसमें अनग्रुप तक ही आएगा, और बाकी जब रिसर्च लेवल की बात करेंगे तो मैं उसके ग्रुप मेथड के बारे में और बताऊंगी। अब जब हम बात करें तो सबका मीन निकाला, 1 + 6 + 8 + 3 + 9 तो 7 डिवाइडेड बाय 6, तो मीन क्या है 7। लेकिन आप देखिए जो बच्चों ने मार्क्स प्राप्त किए किसी का 1 भी है और किसी का 15 भी है, यानी 7 से दूर भी है। एक 1 जो मार्क्स जिसको मिला है वो मीन से काफी दूर है, 15 यानी जो टॉपर रहा वो भी मीन से काफी ऊपर चला गया, मतलब मीन के आसपास ये यहाँ पे डिजिट नहीं है। तो इसको कहते हैं विचलनशीलता, यानी कई बार स्कोर जो होते हैं इतने फैले थे, किसी का 1 नंबर, किसी का 100 मार्क्स में भी चला गया और किसी का 1 भी है। और कई बार विचलनशीलता कैसी होती है, बिल्कुल नहीं होती, यानी 10 से 15 के बीच में ही सबने मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो ये विचलनशीलता हो गई विषम जातीय हेट्रोजीनियस, और ये हो गई होमोजीनियस। होमो यानी बिल्कुल सजातीय, आपस में मीन के आसपास है, ये सब मीन के आसपास है, ये मीन से काफी दूर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि कैसे करेंगे आप। अब यहाँ पे ग्रुप ए है, मान लीजिए बॉयज हैं, उनके ये स्कोर है 19 18 27 26 26 37 43, ये सब स्कोर्स उन्होंने प्राप्त किए। ये गर्ल्स का ग्रुप है, ग्रुप बी है वो गर्ल्स का ग्रुप है, उनके भी स्कोर ये है। जब मैंने इनका टोटल किया तो 260, इसका टोटल किया तो 260। अब मैंने इसका मीन निकाला 260 डिवाइडेड बाय 10, देन मीन निकाला 26। अब इसका स्कोर निकाला 26। अब अपन क्या सोचेंगे, हम ये सोचेंगे बॉयज और गर्ल्स एक ही लेवल के हैं, दोनों का दिमाग एक जैसा है, दोनों के स्कोर एक जैसे आए हैं, बॉयज भी लड़कियों जैसा काम कर रहे हैं और लड़कियां भी बॉयज जैसा दिमाग रखती हैं। लेकिन आप इनके स्कोर पे बारीकी से देखिए, बंद करो ना बहुत लंबा हो जाएगा।
फिर जब हम मीन की बात कर रहे हैं, दोनों का मीन बराबर है, यानी लड़के और लड़कियां बराबर है। लेकिन आप इन मार्क्स को बारीकी से देखो तो इसमें आपको बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी दिखेगी। कैसे दिखेगी? आप जब गर्ल्स के स्कोर देखते हैं तो गर्ल्स की जो रेंज है वो 31 ज्यादा से ज्यादा और 22 सबसे कम है। सबसे कम 22 और ज्यादा से ज्यादा 31 है। और बॉयज की आप देखें तो सबसे ज्यादा 43 है और सबसे कम क्या हुआ है आपकी 12 है। यानी यहाँ पे देखिए वेरिएबिलिटी कितनी है कि 12 से लेके 43 जो टाइप डिफरेंसेस में मार्क्स चल रहे हैं और यहाँ पे 22 से 31 चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी का मीन काम नहीं आया। इसके लिए हमको वेरिएबिलिटी जिससे मेजर किया जाता है उस टूल की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों ही एक जैसे हो गए लेकिन हम बारीकी की तरफ जा रहे हैं। तो उसके लिए जो मेजरमेंट किया जाता है बेसिकली वेरिएबिलिटी का मेजरमेंट सबसे पहले रेंज से किया जाता है। रेंज यानी परास। रेंज क्या होती है? मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम। अब मैं बॉयज की बात करूं तो मैक्सिमम तो उनकी 43 थे और मिनिमम 12 थे तो 31 आ गया। और जब मैं गर्ल्स की बात करूं तो 31 उनके मैक्सिमम थे और 22 उनके मिनिमम थे तो 9 आ गया। अब देखिए वेरिएबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें है? विचलनशीलता अंकों में किसमें पाई गई? बॉयज में पाई गई। यानी बॉयज में हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, बहुत कम मार्क्स लेने वाले भी हैं और बहुत ज्यादा मार्क्स लेने वाले भी हैं। और गर्ल्स में वेरिएबिलिटी कम है, ऑलमोस्ट एक तरह के ही बच्चे पाए गए हैं वहां पे। अब नेक्स्ट जो रेंज ज्यादा रिलायबल इसलिए नहीं रहती क्योंकि इस माप को हम यूज करते हैं, इस विधि को यूज करते हैं तो रिलायबल इसलिए नहीं रहती क्योंकि केवल मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स पे ही ये डिपेंड करती है, बीच के अंकों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा रिलायबल नहीं मानते। अगला जो मेथड आता है दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन, यानी चतुर्थक जो विचलन कहते हैं। चतुर्थ जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है क्वार्टाइल। ये इस तरह का ग्राफ देखिए जो 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइडेड है। यानी मैं बीच का पार्ट देखूं तो यहाँ परसेंटेज आएगा 50, यहाँ 25%, यहाँ 50%, 75%, 100%। जब हम क्वार्टाइल डिविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वार्टाइल डिविएशन का जब हम फॉर्मूला देखते हैं दैट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 माइनस Q, यानी ये Q1 ये है और Q3 ये है, तो P75 माइनस P25 अपॉन 2, यानी P50 क्या आ गया आपका? P50 अपॉन 2 ये आपका आ गया। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं P75 माइनस P25 अपॉन 2 तो ये क्वार्टाइल डिविएशन की बात करते हैं। और इसमें भी बीच के अंकों का कोई लेना देना नहीं है। 20% की बात की, 75% की बात की, इसलिए इसको भी ज्यादा रिलायबल नहीं माना जाता। अब जो तीसरा मेथड आता है दैट इज वेरिएबिलिटी के मेज़रमेंट के लिए जो तीसरा टाइप है दैट इज़ मीन डिविएशन। मीन डिविएशन का फॉर्मूला आपके सामने है और ये जो साइन है, ये जो साइन आ रहा है ये शो करता है कि इसमें प्लस और माइनस का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता है। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ABC 3 ग्रुप है और आगे उन्होंने स्कोर्स प्राप्त किए हुए हैं, जैसे 5 5 5, ये एक जैसे बच्चे हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स के 5 5 स्कोर्स आ रहे हैं। फिर बी के स्टूडेंट्स ने 5 भी लिए हैं, किसी ने 6 अंक प्राप्त किए, 7 4 3 8 2, ऐसे सी ग्रुप है। देन आप सेक्शन भी मान सकते हो, ABC 3 सेक्शन है तो ज़्यादातर ए में बच्चे एक जैसे से हैं, बी में भी अलग अलग तरह के अंक प्राप्त किए हैं, सी में और अंक अलग प्राप्त किए हैं। लेकिन अब यदि मैं मीन के अकॉर्डिंग चलती हूँ तो आप मुझे क्या बता सकते हो कि इसके कौन से जो सेक्शन का रिज़ल्ट अच्छा गया है? आप मीन देखेंगे तो सबका टोटल करो, सबका टोटल 35, इसका टोटल करो 35, इसका टोटल करो 35, डिवाइडेड बाय 7। आपने यहाँ पे 7 से डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो सबका जब आपने मीन देखा तो ए का भी 5, बी सेक्शन का भी 5, सी का 5। इसको देख के तो ये लग रहा है कि सारे सेक्शन अच्छे हैं, सबका मीन एक जैसा है, स्टूडेंट एक जैसे। लेकिन डेटा प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बारीकी से देखा जाता है। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मीन डिविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं ये चीज़। देखिए जो चीज़ आपको सेम तीनों ग्रुप में सेम दिख रही है,
वो यहाँ पे आके मीन डेविएशन के तहत आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी बारीकी से ये चीज़ देखनी पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पे ए ग्रुप की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे इनके स्कोर लिए, देन जो इसका फॉर्मूला हम देखते हैं ये है डी में, जब डी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, दैट इज़ एक्स माइनस एक्स बार। ये होता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार के बराबर होता है। अब बात करते हैं ए सेक्शन की, बी सेक्शन की अलग बात करेंगे, सी सेक्शन की अलग बात करेंगे। अब ए सेक्शन के जो स्कोर हैं उनके आगे हमने डी को निकालना है, तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे जब आपने 5 में से, ये तो इसके अंक हैं, ये तो अंक है और ये इसका मीन है। मीन कितना आया था 5, तो 5 में से 5 को माइनस करूँगी तो 0, 5 में से 5 माइनस 5 माइनस 5, क्योंकि सारे अंक एक जैसे और मीन भी है, तो ये मीन है 5 और ये अंक आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये टोटल इसका जो आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है। अब मैं बी की बात करूँगी, ये मीन डेविएशन के फॉर्मूले के तहत चल रहा है हमारा। तो यहाँ पे जब बी में ये स्कोर जो प्राप्त किए, मैंने ये वाली लाइन पूरी लिखी है। अब डी को मैंने किससे डिनोट किया, एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स माइनस एक्स बार, एक्स यानी अंक, ये तो अंक सेम थे, ये अंक सेम थे इनके, और यहाँ पे अंक अलग अलग है। और ये क्या था, मीन तो तीनों का, ए बी सी तीनों ग्रुप का 5 है। तो यहाँ अंक आते जाएंगे, यहाँ मीन आता जाएगा। और इसको जब करेंगे 0 1 2 1 1, क्योंकि ये जो मोड दिखाता है कि यहाँ पे इसको प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। अब टोटल डी करोगे, देन समीशन डी करोगे तो वो आ जाएगा 12। अब दूसरी बात सी में चलते हैं। सी में इसके स्कोर देखिए 0 1 3 5, कितना वेरिएशन है, किसी का 0, किसी का 14 मार्क्स भी आ रहा है। फिर वही मैंने मार्क्स रखे यहाँ पे क्योंकि डी का फॉर्मूला यही है, यहाँ हमको डी चाहिए। तो फिर क्या किया हमने, इस तरह से मार्क्स डिवाइड किया, माइनस करके हमारा 5 4 2 0 5 3 9, तो टोटल कितना आया 28 आया। अब मैं अप्लाई करूँगी दिस फार्मूला। अब फार्मूला जब मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे जब सेक्शन ए की बात करी तो समीशन डी मोड में जब मैंने देखा तो डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि ये कितने ग्रुप हैं 7 हैं, तो यहाँ तो ऑलरेडी 0 था, यहाँ क्या था ऑलरेडी 0 था, तो 0 इसमें आ गया 0/7 इज इक्वल टू 0, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता है। हम ये चीज़ देख सकते हैं, सबके 5-5 मार्क्स हैं, अंतर तो है ही नहीं। किसी के अंतर तब आता है जब मार्क्स में डिफरेंसेस होता। जब हम सेक्शन बी की बात कर रहे हैं तो वो उसका आ रहा है 12/7 यानी 1.71, और जब सेक्शन सी की बात करेंगे तो 28/7 यानी 4। तो 1.71 तो ये शो कर रहा है, अंतर तो है, इनके बच्चों में अंतर तो है अंक प्राप्त करने का, लेकिन बहुत कम है, मतलब आपस में आसपास हैं कहीं ना कहीं। और यहाँ पे अंतर बता रहा है कि अंतर बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। यहाँ पे 4 हैं, मतलब कोई 0 मार्क्स भी ले रहा है बच्चा और कोई 14 मार्क्स भी ले रहा है। अब देखिए मतलब जब डेविएशन की हम बात करते हैं तो कितना फ़र्क आ गया अपना। कहाँ पे मीन हम इक्वल करके रिज़ल्ट रिलायबल नहीं प्राप्त कर सकते थे, कहाँ हम मीन डेविएशन के फॉर्मूले के तहत हम पूरे सेक्शन को बता सकते हैं कि किस तरह के वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स आगे अब हम चलते हैं हमारे 4th मेज़रमेंट की तरफ। मेज़र करने का जो हमारा फार्मूला है दैट इज़ स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी प्रमाणिक विचलन। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है प्रमाणिक विचलन। प्रमाणिक विचलन जिसको सिग्मा से भी डिनोट किया जाता है। और ये मैं अभी फिर वापस बता रही हूँ कि ये सब मैंने आपको अनग्रुप मेथड के लिए बताए हैं, ग्रुप मेथड के लिए हम बाद में बात करेंगे। अब जब मैंने ये और भी ज़्यादा रिलायबल है। रेंज था पहला, दूसरा क्वार्टाइल डिविएशन था। रेंज में मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स ही देखे जाते हैं, क्वार्टाइल में भी 25 और 70 के बीच के अंकों का ध्यान दिया जाता है। और थर्ड में मीन डिविएशन था, जिसमें इसके कंपैरेटिवली सभी अंकों को उसमें भी नहीं देखा जाता, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन में यानी प्रमाणिक विचलन में हर तरह के अंक को देखा जाता है। जैसे इसका फॉर्मूला है समीशन d²/n। तो समीशन यानी टोटल, d यानी डिविएशन और n यानी कितने ये ग्रुप बने हुए हैं। तो यहाँ पे अंक है 2 8 7 3 4 6 और हमको क्या चाहिए d।
डी को किससे डिनोट करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, एक्स माइनस एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एक्स तो अंक हो गए और एक्स बार आपका क्या हो गया, एक्स बार आपका मीन हो गया। तो ये तो अंक लिख दिए मैंने और ये आपका मीन हो गया क्योंकि ये 30 आया, 30 डिवाइडेड बाय 6 और ये आपका मीन जो आया है वो 5 है। तो यहाँ पे मीन को मैंने सब में माइनस कर दिया और यहाँ मुझे स्क्वायर चाहिए इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया। इसका भी माइनस प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 9 माइनस माइनस भी होगा तो भी 9 आएगा, प्लस प्लस भी होगा तो भी 9 आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो यहाँ पे टोटल हमको क्या मिला, समीशन डी स्क्वायर कितना आया 28। अब मैं इसको फॉर्मूले में पुट करती हूँ, ये मिल गया हमको टोटल 28। तो 28 डिवाइडेड बाय 6 इसका होल अंडर रूट है ये। तो इसमें फिर हम बात करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 4.66। तो जब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे 4.66 का तो ये 2.1 आएगा, ये आंसर आएगा। तो दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन यानी प्रमाणिक विचलन। इस पे भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और ये मैंने आपको 4 तरह के मेथड करा दिए हैं वेरिएबिलिटी को मेज़र करने के। रेंज, नंबर 2 क्वार्टाइल डिविएशन, नंबर 3 मीन डिविएशन और नंबर 4 स्टैंडर्ड डिविएशन यानी प्रमाणिक विचलन। यानी विचलन तो है लेकिन स्टैंडर्ड है, किसी भी तरह की गलती होने की संभावना कम हो जाती है और इसमें रिलायबल जो है हमें स्कोर प्राप्त हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये 4th यूनिट है। अब ये इसका 4th यूनिट का एक टॉपिक रह गया है एनपीसी, क्योंकि इसको बुक से देखेंगे, नोट से देखेंगे क्लियर नहीं होता है। क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स की जो बातें सुनी है, उन्होंने मुझे बोला मैम वीडियो में आप शो कीजिए ये सारी चीज़ें, आप खुद एक्सप्लेन कीजिए, किताबों से हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आऊँगी आपके पास एनपीसी यानी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यानी सामान्य संभावित वक्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।